गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अक्षमा, असिस्टेंट प्रोफेसर JCW करनाल। तो आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। पर उससे पहले हम अपने राजनीतिक दर्शन के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से भारतीय राजनीति दर्शन का विकास हुआ, किस तरह से विस्तार हुआ और किस तरह से जो नए नए समाज सुधारक भारत की राजनीति में भारतीय भूमि पर जिनका आविर्भाव हुआ, किन स्थितियों में परिस्थितियों में उनका आविर्भाव हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राजनीतिक दर्शन की। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय राजनीतिक दर्शन हम यूँ कहें कि आध्यात्मिकता का राजनीतिक दर्शन के ऊपर और धर्मशास्त्र का ज़्यादा प्रभाव रहा है, या हम यूँ कहें कि कुछ पश्चिमी विद्वानों ने ही सिर्फ इस चीज़ को प्रमाणित करने की कोशिश की कि प्राचीन काल में भारत आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि पर ही केंद्रित रहा। भारत का दर्शन था जो राजनीति से पूर्ण तरह से वंचित रहा है। बहुत सारे ऐसे पाश्चात्य दार्शनिक रहे जिन्होंने हिंदू साहित्य में आदर्शवाद, अव्यवहारिक रहस्यवाद, पारलौकिक मूर्खतापूर्ण बातें आदि केवल इनको ही दिखाने का प्रयास किया और वास्तविक सच्चाई से बिल्कुल हमें दूर करने की कोशिश की गई। परंतु यह सत्य नहीं। सत्य वास्तव में है क्या कि राजनीतिक विचारों को अगर हम ध्यान से देखें, भारतीय राजनीतिक विचारों के साथ पूरी तरह से दुर्व्यवहार हुआ। प्राचीन हिंदू राजनीतिक विचारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। हिंदू राजनीतिक संस्थाएं, विचारों के संबंध में जो ज्ञान के स्रोत थे उन सबको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और इस तरह से दिखाया गया कि भारतवासी तो पूर्ण रूप से मूर्ख थे। बट ऐसा नहीं था। अज्ञानतावश पश्चिमी विद्वानों द्वारा ऐसा किया गया। अगर हम वास्तविकता देखें, भारतीय राजनीतिक दर्शन का इतिहास बहुत उतना पुराना है जितने कि यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और धर्म। वैदिक स्थानों पर भी, वैदिक साहित्य में भी अनेक जगह पर ऐसा वर्णन मिलता है। पढ़ने से पता चलता है कि भारतीय राजनीतिक विचार और व्यवस्था फले फूले हैं। ऋग्वेद के श्लोक राज्यशास्त्र के बारे में जानकारी देते हैं। वहीं अथर्ववेद में भी राजनीति से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। अरस्तु के समकालीन हुए कौटिल्य, जिसे व्यवहारिक राजनीति का पितामह कहा जाता है, इनके विचार इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ज्ञान विज्ञान में भी भारत किसी देश से पीछे नहीं था। इवन कि मध्य युग में जियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल जैसे विचारक भी मानते हैं, उनकी कृतियों में भी भारत की राज्य और शासन कला के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें, मुस्लिम युग आया। मुस्लिम युग के बाद भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। भारत के यूरोपीय देशों के साथ संबंध, पश्चिमी उदारवादी चिंतन की जानकारी, भारत में आरंभ किए गए सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रभाव, 19वीं और 20वीं शताब्दी में नवीन राजनीतिक विचारों की श्रृंखला, ये सब भारत में उदित हुई, विकसित हुई। न केवल प्राचीन परंपराओं में संशोधन किया गया, अपितु उदार पश्चिमी विचारों का भारतीयकरण किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ भावी भारत के प्रस्तावित आदर्श और राजनीतिक व्यवस्था का चिंतन भी इसी काल में हुआ। हम यूँ कहें कि इस संबंध में ही, इस काल में ही, यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर और वर्तमान समय तक का जो व्यवस्था है, जो परिवस्था है, जो वातावरण है, उन सब में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, बहुत सारे राजनीतिक विचारकों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की। भारतीय राजनीतिक दर्शन का व्यवस्थित अध्ययन 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों से माना जाता है। बेसिकली 1784 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कुछ आचार्यों द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई और वही राजनीतिक दर्शन के अध्ययन का मुख्यतः केंद्र बिंदु बनी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में दर्शन और धर्म के बहुत से प्राचीन ग्रंथों का संस्कृत से अंग्रेजी में और अन्य यूरोपियन भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसके पश्चात भारतीय दर्शन तथा धर्म पर कई ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों ने कई भारतीय बुद्धिजीवियों को अपने देश के अतीत के प्रति उन्मुख किया और
20वीं शताब्दी में भारतीय विद्वानों द्वारा भी भारतीय दर्शन पर अनेक पुस्तकें लिखी गई। इससे हमें ये अनुमान लगा सकते हैं कि मनु से लेकर महात्मा गांधी तक तथा जयप्रकाश नारायण से लेकर विनोबा भावे तक भारत के राजनीतिक चिंतन और विचारधारा की एक निरंतर परंपरा हमें मिलती है हमारे देश की राजनीति में, हमारे प्राचीन राजनीति में। तो जो पाश्चात्य दार्शनिकों ने, पाश्चात्य विद्वानों ने या यूरोपियन विद्वानों ने जिस कद्र सिरे से नकारा भारत की राजनीति को, कि भारत में तो शुरुआती दौर में राजनीति थी ही नहीं, भारत में तो आध्यात्मिकता, धार्मिकता और दर्शन शास्त्र का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है और भारत का राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। तो ये बिल्कुल सर्वथा हम यूँ कहें त्रुटिपूर्ण और गलत बात है और पूरी तरह से सिरे से इस चीज़ को नकार हम सकते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीतिक चिंतन की अगर हम धाराओं को देखें वो 2 भागों में बांटी गई है, प्राचीन राजनीतिक चिंतन और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। बेशक भारतीय राजनीतिक विद्वानों ने राज्य के स्वरूप, संगठन, कार्य और अनेक पहलुओं पर खूब सोच विचार कर अपनी चर्चा की और उनके राजनीतिक विचारों की प्रक्रिया धार्मिक चिंतन से अधिक प्रभावित रही। बेशक हम ये मान सकते हैं भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना, उसके भारत में सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव, उन्होंने कहीं ना कहीं नवीन पश्चिमी राजनीतिक विचारों को भारत में प्रचलित होने का अवसर प्रदान किया। परंतु हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन प्राचीन राजनीतिक चिंतन से अलग है। ये नहीं है, क्योंकि ये प्राचीन राजनीतिक चिंतन का ही एक पार्ट है और उसी से जुड़ा हुआ है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से वर्तमान तक के भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को आधुनिक भारतीय चिंतन कहा जाता है। तो 19वीं शताब्दी में भी भारत में बहुत सारी ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं थी जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन लाना कठिन था और यह व्यवस्था अनेक कुरीतियों और भ्रांतियों से ग्रस्त थी। तो उन सब कुरीतियों और भ्रांतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया राजा राम मोहन राय ने। तो हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय जी की। राजा राम मोहन राय, जैसे कि आपको पता ही है, राजा राम मोहन राय भारत के एक महान समाज सुधारक, धर्म सुधारक, राजनीतिक विचारक, शिक्षाविद हुए हैं। उन्हें आधुनिक भारतीय राजनीति का चिंतक और जनक भी कहा जाता है, अग्रदूत भी कहा जाता है, या हम यूँ कहें कि आधुनिक राजनीतिक आंदोलन का जनक माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो यहाँ तक कहा है कि इस महान राजा का जो जन्म एक ऐसे समय में हुआ है जब हमारा देश अपने अस्तित्व के आंतरिक सत्य के साथ साथ अपने संबंधों को खोकर परिस्थितियों की शोचनीय दास्ता में ग्रस्त था, अविवेक के कुचलने वाले भार के नीचे दबा हुआ संघर्ष सह रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में एक महान दार्शनिक का आविर्भाव, एक महान समाज सुधारक जिसको हम कह सकते हैं, हालांकि राजनीति से इनका कोई सीधा संबंध नहीं रहा, जैसे कि हम मानते हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे महान जो राजनीतिज्ञ हुए हैं, बेशक ये इतने राजनीति के पारखी नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने देश की राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करने की कोशिश की, समाज सुधार की दिशा में अपने प्रयास किए और उस शताब्दी के ये महान पथ निर्माता माने गए, क्योंकि उस समय भारत उन भारी बाधाओं के नीचे दबा हुआ था जहाँ प्रत्येक पग पर प्रगति को रोका जा रहा था, मानवता के विश्वव्यापी सहयोग से हम वंचित थे। तो उस समय में वर्तमान और अतीत को जोड़ने की एक कड़ी के रूप में इन्होंने काम किया। तो भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जिस तरह की समस्याएं उस समय व्याप्त थी 18वीं 19वीं शताब्दी में, उनके समाधान के लिए व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत करने का काम किया राजा राम मोहन राय ने। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक चिंतन का जनक कहा जाता है। एक नवीन और पुनर्जागृत भारत के प्रथम निर्माता के रूप में उनको जाना जाता है, या हम यूँ कहें कि राजा राम मोहन राय इतिहास में एक ऐसे सजीव पुल के रूप में खड़े हुए दिखते हैं जिसके ऊपर होकर भारत अपने अथाह अतीत से निकलकर अपने अज्ञात भविष्य की ओर अग्रसर था। एक ऐसी मेहराब थी जो उस खाड़ी के ऊपर बनी हुई थी, जो कि प्राचीन जाति प्रथा तथा आधुनिक मानवता और के बीच, अंधविश्वास तथा विज्ञान के बीच, निरंकुशवाद तथा लोकतंत्र के बीच तथा गतिहीन प्रथा और परंपरावादी प्रगति के बीच, यहाँ तक कि बहुदेववाद और ईश्वरवाद के बीच मध्यस्थ का काम करने का इन्होंने काम किया। वो कड़ी बनकर ये खड़े हुए, यानी
अकेले ही वो स्वयं व्यक्तित्व थे जिन्होंने कष्ट उठाकर अत्यधिक प्राचीन परंपरा और अपरिहार्य प्रबोधन, यानी ऐसी जटिल कुरीतियाँ जिनको बड़ी मुश्किल से छोड़ा जा सकता है, बड़ी मुश्किल से तोड़ा जा सकता है, जो समाज में बुरी तरह से समाज जिससे बुरी तरह से ग्रस्त था, त्रस्त था और जिसको निकालना आसान नहीं था लोगों के जहन से, उन सब संघर्षमय प्रवृत्तियों के बीच समन्वय करते हुए, उन कुरीतियों को दूर करते हुए, मध्य युग के साथ संबंध विच्छेद करते हुए और पश्चिम के राजनीतिक चिंतन के नवीन युग के सूत्रपात की ओर सूत्रपात करते हुए राजा राम मोहन राय ने एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया, एक नए आंदोलन को जन्म दिया। और उन्होंने जैसे कि आपको पता ही है कि बेसिकली हिंदू धर्म उस समय बहुत सारे अंधविश्वास, कुरीति और बुराइयों से त्रस्त था। हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां थी और तो उन्होंने उन सभी बुराइयों को दूर करने का बेड़ा उठाया। भारतीय समाज जो पिछले कई शताब्दियों से कुरीतियों से ग्रस्त था, उस समाज को वेदों और उपनिषदों में दिए गए विशुद्ध ज्ञान को अपनाने के लिए प्रेरित किया। किस तरह भारतीयों को अपने वेद और उपनिषद की ओर लौट चलो का इन्होंने सिद्धांत दिया। वो प्रथम ये विचारक थे जिन्होंने बौद्धिक आधार पर लोगों को ये सोचने के लिए विवश किया कि सामाजिक और धार्मिक सुधार किए जाने चाहिए और सामाजिकता और धार्मिकता केवल सुधार के आधार पर की जानी चाहिए। तो राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है, व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वतंत्रता। राजा राम मोहन राय ने व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इतने पक्षधर राजा राम मोहन राय रहे हैं, यहाँ तक इन्होंने इंग्लैंड के उदारवादी दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा। जॉन लॉक, ग्रेशियस, थॉमस पेन, जिन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया। प्राकृतिक अधिकार, जीवन का, स्वतंत्रता का, संपत्ति का, इन सब अधिकारों में इन्होंने विश्वास जताया। इसके साथ साथ उन्होंने व्यक्ति के नैतिक अधिकारों का भी समर्थन किया। उन्होंने अधिकार तथा स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांत का समर्थन किया और राज्य को समाज सुधार और शैक्षिक पुनर्निर्माण करने के लिए, कानून बनाने के लिए इन्होंने आह्वान किया। वो चाहते थे कि राज्य को कमज़ोर और असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। राजा राम मोहन राय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक रहे हैं और प्रबल समर्थक होने के नाते इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात कही। उनका कहना है कि स्वतंत्रता मानव मात्र के लिए एक बहुमूल्य वस्तु है और जब मानव मात्र के लिए है तो ये राष्ट्र के लिए भी है। तो ऐसे में विश्व के किसी भी कोने में उठने वाली स्वतंत्रता की मांग जायज़ मांग है। यही कारण है कि 1830 में फ्रांस में एक क्रांति हुई। उस क्रांति का इसके विचारों पर, इसके मानव मस्तिष्क पर, राजा राम मोहन राय के मानव मस्तिष्क पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके हृदय तक ये पहुंचा और उन्हें स्वाधीनता की आकांक्षा जताई। यानी वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का संदेश प्रसारित किया। स्वतंत्रता की भावना को इतना ज़्यादा महत्व इन्होंने दिया। भारतीय लोक संग्रह के आदर्श के ढांचे के अंतर्गत इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को रखा और प्राकृतिक अधिकारों के साथ साथ समाज सुधार और शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाए जाने पर भी इन्होंने जोर दिया। सामाजिक उपयोगिता, मानव कल्याण की धारणाओं को इन्होंने महत्व दिया। तो यानी स्वतंत्रता पर इनका मुख्य फोकस रहा। और हम यूँ कहें कि हालांकि स्वतंत्रता को असीमित स्वतंत्रता नहीं मानते, किसी भी कीमत पर कहीं भी असीमित स्वतंत्रता का समर्थन इन्होंने नहीं किया। या हम यूँ कहें कि राज्य के हस्तक्षेप का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं लेज़र फेयर, उसका समर्थन ये नहीं करते। ये कहते हैं कि जहाँ तक संभव हो व्यक्ति के अधिकारों में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना चाहिए अगर समाज के विकास की बात आए, समाज के कल्याण की बात आए। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करने का, स्वतंत्रता भोगने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को एक समान होना चाहिए। यानी स्वतंत्रता, समानता और न्याय में इनका अटल विश्वास था। सेकंड पॉइंट है प्रेस व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन।
राजा राम मोहन राय जी स्वतंत्रता के, जैसे कि मैंने आपको बताया, महान उपासक थे। तो विचारों के अभिव्यक्ति के साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता को भी इन्होंने पूर्ण आवश्यक माना है। इनका मानना है कि प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होगी तो अच्छे कानूनों का निर्माण नहीं होगा, और अच्छे कानूनों का निर्माण नहीं होगा तो जनमत प्रबुद्ध नहीं बनेगा। एक प्रबुद्ध जनमत के निर्माण में प्रेस को स्वतंत्र होना जरूरी है। और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ये अपने विचार भी जाहिर करते हैं कि प्रेस अगर स्वतंत्र होगी, शासित और शासक दोनों के बीच में एक संपर्क सूत्र का काम करेगी। यही कारण है कि 1823 में गवर्नर जनरल जॉन एडम ने जब प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाया तो इस अध्यादेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में वो गई। जब यहाँ से कोई सुनवाई होती नहीं दिखी तो वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की। इसके बाद यहाँ से भी असफल हो गए तो उन्होंने सपरिषद के सामने भी अपनी अपील करी। यानी प्रेस की स्वतंत्रता को वो महत्व देते हैं, और उनका विचार है कि प्रेस की स्वतंत्रता शासक और शासित दोनों के लिए लाभकारी है। क्यों? क्योंकि शासक के लिए तो अगर प्रेस स्वतंत्र है तो शासक को पता चलता रहेगा कि कहाँ पर उनकी त्रुटि रही है, क्या उनकी भूलें रही हैं, और जनता उनके बारे में क्या सोचती है, जनता के उनको लेकर क्या विचार है, उनकी नीतियों को लेकर। इस तरह से शासक भी आकृष्ट होता रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ जनता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता इस दृष्टि से लाभकर है कि इससे ज्ञान का प्रसार होगा और जनता का मानसिक विकास होगा। तो यानी कुल मिलाकर ये मानवता और विश्व बंधुता के संदेश के साथ साथ प्रेस और समाचार पत्र की स्वतंत्रता पर भी महत्व देते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया और बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। यानी पुनर्जागरण के लिए उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोत्तम हथियार माना है, सर्वोत्तम शस्त्र माना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ब्रिटिश शासन का प्रशंसक। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश शासक के प्रशंसक रहे हैं, नो डाउट। और इनका मानना था ये कि ब्रिटिश शासन बना रहना चाहिए। यानी राज्य ब्रिटिश शासन को कम से कम 40 या 50 वर्ष तक भारत में ही रहने के लिए अपने विचार जाहिर करते हैं, क्योंकि उदारवादी चिंतक रहे हैं। और उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन के रहने से ही भारत में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन आएंगे और भारतीयों के जीवन में आधुनिकीकरण का समावेश होगा। यानी भारत आधुनिकता की ओर जाएगा, तकनीकी की ओर जाएगा, तकनीकीकरण होगा, भारत का आधुनिकीकरण होगा, और अंधकार में डूबा हुआ भारत उजाले की ओर जाएगा। क्योंकि राजा राम मोहन राय ब्रिटिश चरित्र, शिक्षा, न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली, इन सब में गहरी आस्था रखते थे। ब्रिटिश शासन प्रणाली, ब्रिटिश किस तरह से उनकी शिक्षा पद्धति, उनका न्याय करने की पद्धति, उन सब में उनका विश्वास था। और उनका विचार था कि ब्रिटिश संपर्क भारत के बहुपक्षीय उत्थान में सहायक होगा। यानी कि जितने दिन तक ब्रिटेन वासी हमारे यहाँ पर रहेंगे, जितने दिन तक ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पर रहेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा। तो यानी कुल मिलाकर वो ईश्वर की कृपा मानते थे ब्रिटिश शासन को भारत में। तो राजा राम मोहन राय ब्रिटिश शासन का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद है प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार संबंधी विचार। राजा राम मोहन राय के मन में समाज सुधार की ललक शुरू से ही रही है। पुनर्जागरण काल के ये मसीहा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में अनेक प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया। उनको जहाँ जहाँ लगा कि ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में दोष है, वहाँ वहाँ उन्होंने अपने विचार भी सुझाए। और प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष उन्होंने अपने विचार रखे। और कुछ विचार इस तरह से थे कि न्याय और प्रशासनिक विभागों को अलग अलग रख दिया जाए, न्याय विभाग में पंचायत और ज्यूरी पद्धति का प्रयोग किया जाए, भारत सरकार का प्रशासनिक व्यय कम किया जाए, फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, शिक्षित भारतीयों को प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए, भारत को कुछ मामलों में स्वतंत्रता प्रदान की जाए, स्थायी सेना की संख्या सीमित करके आरक्षित लोक सेना बनाई जाए, जमींदारी व्यवस्था में सुधार किया जाए और जमींदारों से जो लगान की दरें ली जाती हैं वो कम की जाए। यानी किसानों की कृषि सुधार की शिक्षा दी जाए, भूमि पर स्वामित्व का अधिकार उनको प्रदान किया जाए। यानी कुल मिलाकर हम यूँ कहें कि बहुत सारे प्रशासनिक सुधार इन्होंने सुझाए। और इनके मन में
एक हमेशा से ही लगन रही कि इस भारतीय समाज सुधार किया जाए, भारतीय समाज सुधार के लिए बीड़े उठाया जाए, भारतीय समाज सुधार के लिए प्रयास किया जाए और कुछ नई सजेशंस जो समय समय पर अंग्रेज़ों को ये देते रहे हैं। उसके बाद है विधि व न्याय संबंधी विचार। यद्यपि राजा राम मोहन राय कोई न्यायशास्त्री नहीं थे, उन्हें कानून के मूल सिद्धांत और नैतिकता का कोई ज्ञान भी नहीं था, परंतु उनके जो भी विचार हैं, उनकी जो मुख्यतः जो दो बुक रही हैं, मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑन द एंशिएंट राइट ऑफ फीमेल्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ बंगाल इनहेरिटेंस और द राइट ऑफ हिंदूज ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ बंगाल नामक जो ये लेख थे, इनमें स्पष्ट रूप से इनका कानून के बारे में ज्ञान पता चलता है। राजा राम मोहन राय का मानना था कि कानून का आधार कालांतर से चली आ रही मान्यताएं होती है और समय पाकर हमेशा प्रभु सत्ताधारी वर्ग होता है वो कानून में परिवर्तन कर देता है और आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन करके अपने अकॉर्डिंग कानून बना लेता है और वही कानून फिर अन्यायपूर्ण हो जाते हैं। तो इसका मानना है कि चाहे कि मान्यता कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, अगर वो अन्यायपूर्ण है, अगर वो जनता के कल्याण के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे बदला जाना चाहिए। कानून और नैतिकता के संबंध में इनके विचार है कि कुछ नैतिक नियम कानून से भी अधिक बाध्यकारी होते हैं, जबकि कुछ कानून नैतिक नियमों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, कानून चाहे नैतिक है चाहे अनैतिक है, हमें उनका पालन करना चाहिए अगर वो कानून के दायरे में है। यानी कानून बनाने की शक्ति को साथ ही साथ ये कहते हैं कि गवर्नर जनरल के हाथ में दिए जाना नहीं चाहिए। उनका कानून मानना था कि कानून बनाने की शक्ति सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि भारत में जो ब्रिटिश संसद काम कर रही है, कानून बनाने का अधिकार उसके पास होना चाहिए। उसके बाद इनके शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। राजा राम मोहन राय ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपयोगिता समझी और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शक्तियाँ अलग अलग हाथों में होनी चाहिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका संबंधी कार्यों का पृथक्करण कर देना चाहिए, यानी शासन की दोनों शक्तियाँ एक ही हाथ में जहाँ पर केंद्रित होगी वहाँ पर शासन व्यवस्था निरंकुश शासन व्यवस्था हो जाएगी। तो वो ऐसे किसी भी सिद्धांत के खिलाफ थे जहाँ पर शक्तियों को एक जगह पर केंद्रित किया जाता है, यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया है। और इनका मानना था कि कानून बनाने का काम कानून बनाने वाली संस्था का है, कानून लागू करने का काम कानून लागू करने वाली संस्था है और न्याय करने का काम या कानून की व्याख्या करने का काम न्याय करने वाली संस्था का। यानी कि अलग अलग कानून सरकार के जो अंग होते हैं उनको अलग अलग कार्य सौंप देना चाहिए और एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में उनको अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उसके बाद राज्य के कार्यक्षेत्र संबंधी विचार। राजा राम मोहन राय उपयोगितावादी विचारक जर्मी बेंथम का इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा है और जर्मी बेंथम जिन्होंने मुख्यतः उपयोगितावादी विचार दिया, उपयोगितावादी विचार के अनुसार कि प्रत्येक वह कार्य जो वही कार्य उपयोगी है जो मनुष्य को सुख प्रदान करता है। इट मीन्स कि मनुष्य देखो ज़िंदगी में दो ही चीज़ होते हैं, सुख और दुख। तो प्रत्येक व्यक्ति वही काम करना चाहेगा जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त हो और दुख से वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहे। और इसी कंसेप्ट को जर्मी बेंथम ने राज्य की धारणा में शामिल किया। उनका दृष्टिकोण भी इसीलिए उपयोगितावादी रहा। उन्होंने कहा कि मानव स्वभाव से ही सुख प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है, दुख का त्याग करना चाहता है। तो राज्य को भी प्रत्येक वही कार्य करने चाहिए जिससे कि मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आनंद प्राप्त हो। तो कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसा कार्य है जिसकी उपयोगिता का मानदंड उससे प्राप्त होने वाले सुख और दुख से है, वही उपयोगितावादी सिद्धांत के पैमाने के अंदर आता है। तो राय ने भी सामाजिक और राजनीतिक विचारों में उपयोगितावादी चिंतन को ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का आविर्भाव किस लिए हुआ है, समाज के धार्मिक और राजनीतिक सुखों का उपभोग करने के लिए हुआ है। तो वह ऐसी किसी भी पद्धति का विरोध करने का प्रयास करता है जहाँ पर मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं होता, चाहे वो बौद्धिक सुख है, चाहे वो आध्यात्मिक सुख है, चाहे वो राजनीतिक सुख है। यानी कि बौद्धिक विकास में कहीं भी गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, आध्यात्मिक विकास में, तो ऐसे प्रत्येक वह कानून को, प्रत्येक व्यवस्था को वो ख़त्म करने के लिए अग्रसर है। तो उपयोगितावादी दिखाइए इस विचारों को लेकर
और इसीलिए इसका मानना है कि ऐसी समाज की कोई भी परंपराएं जो रूढ़िगत रीति रिवाज है, परंपराएं हैं जो समाज में रहने वाले लोगों के सुख में बाधक है, उन सभी रीति रिवाजों को के विरुद्ध इसने आवाज़ उठाई। इसका मानना है कि धर्म भी वही स्वीकार करे जो धर्म आपके लिए सुखद हो। अगर धर्म की पालना करना, धर्म का मानना आपके जीवन में दुखद प्रभाव डाल रहा है तो वह स्वीकार आप ना करें। तो इसीलिए सुख और दुख आपके जिस व्यवस्था से, जिस वजह से उत्पन्न हो रहा है, उसको आप सुख और दुख की कसौटी पर खरा उतार कर ही आप उसका प्रयोग करें। तो यहाँ पर ये उपयोगितावादी विचारक हो गए हैं राजा राम मोहन राय के विचारों पर। जैसे कि आपको पता है कि जर्मी बेंथम के विचारों का प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है। उसके बाद राज्य के कार्य संबंधी विचारों में राज्य को ये राजा राम मोहन राय जी राज्य को हम यूँ कहें कि व्यक्तिवादी विचारकों के अकॉर्डिंग नहीं चलते, यानी कि उपयोगितावादी विचारकों के अनुसार इन्होंने अपने विचार दिए। और उनका मानना है कि राज्य एक उपयोगी महत्वपूर्ण साधन है जो व्यक्ति और समाज के व्यक्ति और नैतिक कल्याण के लिए, भौतिक कल्याण के लिए जरूरी है। तो वो व्यक्तिवादियों के इस कथन से कदापि सहमत नहीं है कि राज्य एक आवश्यक बुराई और उसको ख़त्म कर देना चाहिए, कि राज्य तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। राजा राम मोहन राय जी मानते हैं कि राज्य व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए लाभदायक है। व्यक्ति और राज्य के हित पारस्परिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। और वह राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में अहस्तक्षेपीवादी सिद्धांत का समर्थन भी नहीं करता। यानी जैसे अहस्तक्षेपीवादी क्या कहते हैं कि राज्य को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में, तो राजा राम मोहन राय से इसका खंडन करते हैं। और इनका मानना है कि राज्य को आर्थिक सुधार, सामाजिक शिक्षा और आर्थिक कल्याण के लिए कानून बनाने चाहिए। और व्यक्ति के जहाँ उसको लगे कि व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करके वो उसके लिए जन कल्याणकारी नीतियाँ बना सकता है, कानून बना सकता है, तो उसको वो कार्य करने चाहिए। यानी कि राज्य को व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। क्यों? राज्य को व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए उसके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करना होगा। उसके बाद है निरंकुशतावाद का विरोध। राजा राम मोहन राय, जैसे कि आपको पता है, स्वतंत्रता प्रेमी थे। वो किसी भी कीमत पर शासन में निरंकुशतावाद को स्वीकार नहीं करते। और यही कारण है कि उन्होंने अतिवादी राजतंत्रीय और अधिनायक तंत्रीय शासन व्यवस्था जो अंग्रेजों ने फैलाई हुई थी, जहाँ पर व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन लिया गया था, उसका उन्होंने विरोध किया। राजा राम मोहन राय के विचारों पर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। यह क्रांति जो फ्रांस के शासक लुई 16वां, जो काफ़ी अत्याचारी शासक रहा, निरंकुश रहा, उसकी शक्तियों के कारण जनता को काफ़ी कष्ट भी सहने पड़े। और लुई 16वें को क्रांति के द्वारा गद्दी से उतार दिया गया और लोगों ने उस समय स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व का जो नारा दिया, इन विचारों का भी राजा राम मोहन राय के विचारों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। और इस फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से ही राजा राम मोहन राय ने निरंकुशतावादी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन के समर्थन में। राजा राम मोहन राय संवैधानिक शासन प्रणाली में आस्था रखने वाले दार्शनिक रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास उनका था। उनका विचार था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व मिलता है। अगर शासन किसी भी व्यक्ति की इच्छा अनुसार ना चल के संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चले, संविधान के अनुसार चले और लोकतांत्रिक ढंग से चले और स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भ्रातृत्व सबको प्राप्त हो और किसी के साथ भेदभाव ना हो, तो ऐसी शासन प्रणाली सबसे सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानी जाती है। यानी क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था में ही शक्तियों का पृथक्करण होगा, संवैधानिक व्यवस्था में ही सबको उनके अधिकार प्राप्त होंगे, संविधान के अनुसार सबको उनकी शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। तो संवैधानिक शासन में इनका अटूट विश्वास रहा है। उसके बाद सार्वभौमिक धर्म संबंधी विचार। राजा राम मोहन राय ने मानवतावाद का समर्थन दिया है और इनका विश्वास था कि सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की जाए। यानी क्योंकि उस समय हिंदू धर्म अनेक कुरीतियों से भरा हुआ था, जहाँ पर कर्मकांड और सती प्रथा, बलि प्रथा, बहुपत्नी विवाह, दासी प्रथा और बाल विवाह, बहुत सारी कुप्रथाएं प्रचलित थी। तो उन सब को देखते हुए राजा राम मोहन राय ने एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना पर जोर दिया। उनका मानना था कि धार्मिक कर्मकांड और मतांतरों से ऊपर उठकर सार्वभौम धर्म की स्थापना की जाए। मानव मात्र में एक आध्यात्मिकता, एक
मौजूद है। उसने कहा कि नैतिक दृष्टि से हम देखें तो हम सब एक हैं, सभी मनुष्य एक है, सभी व्यक्ति एक ही ईश्वर की संतान है और विश्व के सभी राष्ट्र और समुदाय उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। तो सभी धर्मों को मिलाकर सभी विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी देशों के मानवता को मिलाकर एक सार्वभौम धर्म की स्थापना की जाए जहाँ पर धार्मिक अनुभव की एकता महसूस की जा सके। तो उन्होंने आध्यात्मिक संश्लेषण की एक आधारभूत योजना निरूपित की। उसके नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी विचार। राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रवादी रहे हैं। उनका मानना है कि हम सर्वप्रथम मनुष्य हैं, मानव हैं और हम सार्वभौमिक हैं। यानी अगर हम निजी ना होकर, व्यक्तिगत ना होकर हम राष्ट्र और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीयता की ओर जाएंगे तो हम देखेंगे कि ईश्वर ने हम सबको एक ही बनाया है। सभी मनुष्य एक हैं, ईश्वर की ही संतान है। मनुष्य और मनुष्य के मध्य कोई मतभेद नहीं है और अगर मतभेद है, घृणा है, तो इनको नष्ट करने के लिए, मानव जाति को एकता और शांति प्रदान करने के लिए हमें एक विश्वव्यापी धर्म की स्थापना करनी होगी। हमें विश्व नागरिकता की अवधारणा पर बल देना होगा। वसुधैव कुटुंबकम की उक्ति अपनानी होगी और इस दृष्टि से वह विभिन्न राष्ट्रों के मध्य मानव संपर्क और आवागमन को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं। यानी एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना करते हैं जहाँ पर दो राष्ट्र के मध्य किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होगा और मतभेद होगा भी तो पंच फैसला करके उसको निपटाया जाएगा। यानी कि एक ऐसी विश्व सरकार जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्र के बीच में होने वाले झगड़ों का निपटारा न्यायपूर्ण तरीके से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षतावादी दृष्टिकोण। राय विश्व के विभिन्न धर्म, संस्कृति और मान्यताओं का सदैव सम्मान करते रहे। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम यानी सभी पूरी धरती एक परिवार है, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, उसमें पूर्ण विश्वास इन्होंने जताया और उनका मानना था कि लोग धार्मिक संकीर्णता त्याग कर एक दूसरे के निकट आए, मानसिक संकीर्णता त्याग कर व्यापक दृष्टिकोण को अपनाए और इसी मकसद के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की ताकि लोग धार्मिक संकीर्णता त्याग कर एक दूसरे के नज़दीक आए और जिससे भारत एक महान राष्ट्र की ओर अग्रसर हो। धर्मनिरपेक्षता का आधार उन्होंने दिखाया कि भारत जैसे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, तो ऐसे में सभी धर्मों का एकीकरण करना बहुत जरूरी है। हर धर्म की रूढ़ियाँ और अंधविश्वास निकाल कर एक ऐसे नव धर्म का निर्माण किया जाए जिससे व्यक्ति व्यक्तिगत विचारों से बाहर निकलकर समाज में धार्मिक आचरण कर सके, धर्मनिरपेक्षता के विचारों को अपना सके और धार्मिक कट्टरता को छोड़कर धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर चल सके। तो उन्होंने धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ किसी प्रकार के भेदभाव को सही नहीं माना, सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा पर बल दिया, धर्म के नाम पर होने वाले आडंबरों की आलोचना की और धार्मिक सहिष्णुता के लिए उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में यूरोपियन निवास। राय ब्रिटिश शासन को जहाँ एक दैवीय वरदान मानते थे, वो चाहते थे कि ब्रिटेन वासी या अंग्रेज यहाँ पर 40 से 50 साल तक और राज करें। वहीं साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि यूरोप के लोग भारत में आकर बसें। उनका मानना था कि अगर यूरोपीय लोग यहाँ पर आके बसेंगे तो भारतीय आधुनिकीकरण की ओर जाएगा, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और ज़्यादा तेज होगी। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार यूरोपीय निवासियों को भारत में भूमि खरीद और पट्टे पर लेकर बसने के अधिकार से वंचित किया गया। तो 1832 में हाउस ऑफ कॉमन की परवर समिति ने भारत में यूरोपीय निवासियों के बसने के प्रश्न पर राजा राम मोहन राय से परामर्श मांगा। तो उन्होंने यही सुझाव दिया कि सदचरित्र, योग्य, प्रतिभावान और संपन्न यूरोपीय वासियों को भारत में निवास की स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि भारत में रोजगार के अवसर मुखर हों, भारत में जमींदार और प्रशासकीय अफसरों की ओर की जाने वाली जातियों में कमी आए, देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले, भारतीय विदेशों के साथ संपर्क के लिए प्रेरित हों, शैक्षणिक विकास हो और भारतीय धन विदेशों में पलायन होने से रुक जाए। नेक्स्ट पॉइंट है संपत्ति का अधिकार। राय संपत्ति के अधिकार के दृढ़ समर्थक रहे हैं और वो संपत्ति के अधिकार को निजी अधिकार मानते हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि संपत्ति जमींदारी प्रथा का इसी कारण उन्होंने समर्थन किया कि जमींदारों के पास उनकी खुद की संपत्ति का स्वामित्व होना चाहिए और किसी को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि जमींदारों से उनका स्वामित्व छीन सके। तो वह आर्थिक विचारों में भूमि के स्थायी बंदोबस्त को भी उचित मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी सेवाएं। राजा राम मोहन राय का विचार है कि कंपनी सरकार को चाहिए कि वह शिक्षित भारतीय युवकों को भी क्योंकि उस समय यूरोपियन
ज़्यादातर जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश लोग थे, उनको ही बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो ब्रिटिश शासन के प्रति उनका ये विचार था कि अगर आप भारतीय नवयुवकों को भी उत्तरदायी पद दोगे तो वो भी ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान बनेंगे। और अगर भारतीय सरकार चाहती है कि भारतीय लोग आस्थावान बने तो भारतीयों को शक्ति और शिक्षा के अनुसार उनके दायित्वपूर्ण पद पर उनको नियुक्त, यानी जिसकी जितनी योग्यता है, जिसको जितनी शिक्षा प्राप्त है, उसकी योग्यता और शिक्षा के अनुसार उसको सम्मान देना चाहिए। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हालांकि प्रदान कराने के लिए राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड में अथक प्रयत्न भी किए, परिश्रम भी किया। यानी स्पष्ट है कि उनका विचार था कि शिक्षित भारतीयों को भी भारतीय नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में जगह दी जाए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक जो विचार दिए हैं, परिकल्पना की सीमा में से, परिकाष्ठा से बाहर निकलकर, यानी उनके समक्ष इतनी समस्याएं आई, उन्होंने समय समय पर अपने विचार भी प्रकट किए। एक समाज सुधारक के रूप में उन समस्याओं से वो जूझे भी, और अग्रदूत के रूप में उन्होंने उन विचारों को अंग्रेजी सरकार के सामने रखने का प्रयत्न किया। यहाँ तक कि उन विचारों के आधार पर वो कहीं ना कहीं आलोचकों के केंद्र में भी रहे। आलोचकों ने भी समय समय पर उनकी आलोचना की, और विश्व स्तर पर चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने वो बढ़ चढ़कर भाग लिया। कई बार उनको इस चीज़ का दंश भी झेलना पड़ा। आलोचकों ने ये भी कहा उनको कि वो अंग्रेजों के पिट्ठू रहे, लेकिन ऐसा नहीं था। यानी कुल मिलाकर भारत के प्राचीन और मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन को उन्होंने आधुनिकता का जामा पहनाने की कोशिश की, भ्रसक प्रयास किया। और उनका विचार था कि देर सवेर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होगी और उन्नत भारत, स्वतंत्र भारत जरूर कहलाएगा। संवैधानिक आंदोलन के जनक के रूप में इसीलिए उनको जाना जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत समाज सुधार कार्य किए और समाज को एक नई दिशा प्रदान की। ओके।